प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने हैं वो बजट के हवाले से हों या खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से हो या कोर्ट के केसेस हों, इन तमाम इशूज़ के हवाले से गुफ्तगू PTI की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहते हैं और ख़ुद पार्टी के रहनुमाओं पर भी सवालात उठते हैं। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। इस वक्त जहाँ बजट का मामला हो, खान साहब की रिहाई, केसेस का मामला हो, मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सर ऐसे माहौल में आपको क्या नज़र आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, ये माहौल की बात आपने की है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन वक्तों में जो माहौल था वो आज है, क्योंकि जो आइन है उसको तकरीबन मसख कर दिया गया है 26वीं तरमीम के तहत, बल्कि मजीद 27वीं तरमीम जो जिसके बारे में अफवाहें। लेकिन हामिद खान साहब, अब ये जो 27वीं तरमीम के हवाले से PTI जिक्र कर रही है, आपको भी लगता है कि हुकूमत कोई ऐसा इरादा रखती है या अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम होगी? मैं ये समझ रहा हूँ कि वो किसी तौर पर भी अदलिया को किसी किस्म की आज़ादी देने को तैयार नहीं है। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके सामने एक निशाना है, क्योंकि वहाँ पर 5-6 जजेस जो हैं वो बड़ी हद तक इंडिपेंडेंट जजेस हैं, जिन्होंने पहले भी शिकायत की थी कि भाई हम पर बड़ा बोझ है, और ख़ास तौर पे जो इंतज़ामिया की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से। इसलिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस वक्त कहा था कि आप इसका कोई तदारक करें। ठीक है। तो उन्होंने जो कुछ भी किया वो काबिल जिक्र इतना तो नहीं है, लेकिन एक बात जरूर हुई थी कि उन्होंने आखिरकार सो मोटो नोटिस लिया था, और नोटिस लेने के बाद बाकी चारों हाई कोर्ट्स को कहा था कि आप बताइए कि जो बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं आप क्या कहते हैं। तो उस पर चारों की रिपोर्ट आई थी और चारों ने ये कहा था कि हाँ, ये एजेंसियों का जो इंटरफेरेंस है वो हम सब में है। बहरहाल, लेकिन उसके बाद मजीद आगे कार्रवाई बढ़ नहीं सकी। आखिरकार इन्होंने ये किया कि 3 जजेस दूसरी हाई कोर्ट से तब्दील करके आर्टिकल 200 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले गए। उनमें से एक जज जो था वो 15वें नंबर पे था लाहौर हाई कोर्ट, उसको लेके गए हैं ये समझते हुए कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसको हम लाहौर हाई कोर्ट से ले जाकर वहाँ पर चीफ जस्टिस की तकर्री कर दें। लिहाजा इशू यहाँ राइज हुआ कि जो जजेस वहाँ पर काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई बाहर से आके जज हम पर सीनियर नहीं हो सकता, बल्कि अगर उसने इस हाईकोर्ट का जज तौर पे काम करना है तो आप ओथ लें, और ओथ लेंगे तो आप सबसे जूनियर जज होंगे। तो अदरवाइज आप ये ट्रांसफ़र की सूरत में आप एक्टिंग चीफ जस्टिस या सीनियर जज नहीं हो सकते। तो ये एक मामला था जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने आया है, उन 5 जजेस की तरफ से भी और कुछ बार एसोसिएशंस की तरफ से, जिनमें से 2 को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारा कहना ये है कि आप ट्रांसफ़र करके आप इम्पोर्टेड चीफ जस्टिस नहीं ला सकते। हाई कोर्ट की जो भी ट्रांसफर्स होती हैं एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तक, ये एक आर्जी मामला होता है। दूसरे हाई कोर्ट का वो जज परमानेंट नहीं बनता, और अगर आप उसको परमानेंट बनाना चाहते हैं फिर वो सबसे जूनियर होगा, उसको ओथ लेनी पड़ेगी। लेकिन खान साहब, अभी हम बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे थे, यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, और खान साहब के रिलीफ के हवाले से जो बातें हो रही हैं, तो अब बैरिस्टर गौहर साहब का ये बयान है कि शायद अगली ईद तक खान साहब जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। आप भी इतनी ही ताख़ीर देख रहे हैं? देखिए, हमें कोई रिलीफ खान साहब को मिलता नजर नहीं आ रहा। अच्छा। ना ही मौजूदा जो हुकूमत है, जो भी हाइब्रिड हुकूमत है, हाँ। उसकी नीयत है उनको किसी तौर पर भी कोई रिलीफ देने की, या अदालतों को कम से कम इतनी इंडिपेंडेंस हो कि वो उनके केसेस पर आज़ादाना फैसला कर सके। क्योंकि पहले जो मामला थे 26वीं तरमीम से पहले तो तकरीबन हर केस में उनको रिलीफ मिल गया था। फिर उन्होंने वही केसेस को फिर से उनके खिलाफ रजिस्टर करके उनको जेल में रखा हुआ है। असल में उनके खिलाफ केस तो कोई नहीं है, सिवाय ये जाली केसेस को बना रहे हैं। 199 मिलियन पाउंड का कोई और इस किस्म के झूठे केसेस बना के इन्होंने
इन्होंने खान साहब को जेल में रखना है, असल मकसद उनका ये नजर आता है। लेकिन खान साहब, फिर अगर आपको रिलीफ नज़र नहीं आ रहा तो आपकी नज़र में फिर आगे कैसे बढ़ा जाए? क्या होना चाहिए? हुकूमत के साथ बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, फिर वो हुकूमत के साथ हों या इस्टेब्लिशमेंट के साथ हों? देखिए, हल जो है वो तो अदालती निज़ाम के ज़रिए ही होना चाहिए अगर आप आइन के दायरे में रहना चाहते हैं। ठीक है। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, उसका मसला ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो अपने आप को हुकूमत कहती है, हम समझते हैं कि वो हुकूमत नहीं है, नाजायज़ हुकूमत है, इलेजिटिमेट है, क्योंकि वो तो इलेक्शन हारे हुए थे। मेजॉरिटी तो पंजाब में और नेशनल असम्बली में PTI ने जीती थी 8 फरवरी को, लेकिन इन्होंने उनको रिजल्ट अगले दिन तब्दील करके एक जाली सी हुकूमत बना के एक जाली प्राइम मिनिस्टर को बिठा दिया। अब किससे हम नेगोशिएट करें, जो कि खुद जो है जायज़ पोजीशन पे नहीं बैठा हुआ, और उसके साथ जितने वजीर हैं वो भी इलेक्शन हारे हुए हैं, लेकिन उनको उनकी गिनती बदल के फॉर्म 47 के वजीर बना दिया गया। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है तो अजीब सी सूरत हाल में हम फंसे हुए हैं, क्योंकि आइन की जो है अमलदारी वो ख़त्म हुई है। आइन को मसक करके रख दिया है 26वीं अधिनियम के तहत, अदलिया को बेबस करके रख दिया है। तो हम एक ऐसे क्राइसिस में फंसे हुए हैं जिससे बाहर निकलने का रास्ता सिवाय ये कि आइन की अमलदारी फिर से हो और वो फैसले जो बहुत सारे फंसे हुए हैं, ख़ास तौर पे जो दुरुस्त फैसले हों, जो कि 12 जुलाई को हुआ था स्पेशल चीज़ का, वो फैसला हो। इस तरह से ट्राइब्यूनल के सामने जो केसेस पेंडिंग हैं उनका किसी तरह फैसला हो, वो नहीं होने दे रहे हैं और हर चीज़ को लंबा किए जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई रिलीफ ना कहीं। ठीक है खान साहब, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नाज़रीन हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।